कहते हैं कि जुर्म और क्राइम को करने के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आज की पूरी कहानी सुनेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। ये कहानी यूपी के रहने वाले 4 ऐसे लड़कों की है जो सभी के सभी 10वीं फेल हैं। लेकिन जब इनकी कहानी लोगों के सामने आती है तो आम पब्लिक से लेकर पुलिस, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी सभी हैरान रह जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आती कि आखिर एक 10वीं फेल शख्स इस तरह की प्लानिंग कैसे कर सकता है। एक बैंक को लूटने के लिए इन लोगों ने जो दिमाग लगाया, शायद इस तरह की प्लानिंग कोई पढ़ा लिखा इंसान भी नहीं कर सकता। बात 2023 की है। कहानी की सरजमीन है जयपुर। यूपी में एक जगह है, नाम है बुलंदशहर। यूपी के इसी बुलंदशहर में एक नौजवान रहा करता था जिसका नाम था अमन खान। अमन खान एक मिडिल क्लास फैमिली से था। शादी के बाद उसने काम धंधा तलाशना शुरू किया। काम धंधे की तलाश में वो जगह जगह भटकता रहा, मगर उसे कामयाबी मिली नहीं। अमन खान कहीं भी जाता महीने भर से ज़्यादा नहीं रहता। शादी के बाद परिवार बढ़ा और साथ ही जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगी। काम धंधा करता था नहीं और फिर ज़रूरतें पूरी करने के लिए उसने कर्ज लेना शुरू कर दिया। अमन खान अपने से लेकर पराये तक जिससे जितना कर्ज मिलता ले लेता। अमन को उधार लेने की ऐसी आदत पड़ी कि उसने साफ साफ काम धंधा छोड़ दिया। जब तक उधार मिलता रहा, घर की दाल रोटी से लेकर दूसरी ज़रूरतें भी पूरी होती रहीं। लेकिन जब उधार मिलना बंद हो गया, लोगों ने पैसे मांगने शुरू किए तो वो परेशान हो गया। अब घर की परेशानी एक तरफ, दूसरी तरफ लोगों के कर्जे भी चुकाने हैं, हाथ में पैसे हैं नहीं। और फिर यहीं से उसने दिमाग दौड़ाना शुरू किया कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जो लोगों के कर्जे भी उतर जाएं और ज़िंदगी ऐश मौज से भी कटे। अमन खान कुछ बड़ा करने की सोच रहा था, मगर क्या ये नहीं पता। इसी फिक्र में वो घर से बाहर निकलता है, अलग अलग शहरों में जाता है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। लेकिन उसके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे, किसकी जेब काटे, किसके घर में सेंध मारे और लोगों के कर्जे उतर जाए। कई शहर में भटकने के बाद वो जयपुर पहुंचता है। जयपुर पहुंचने के बाद भी वो काम धंधे की तलाश में लगा रहता है। जयपुर में एक जगह है अम्बाबाड़ी। ये अम्बाबाड़ी इलाका एक तरह से जयपुर की एक बहुत बड़ी मंडी है, जहां हर तरह के अनाज, फल फ्रूट, सब्जियां और बाकी ज़रूरत की तमाम चीज़ें मिलती हैं। घूमते भटकते अमन खान इसी अम्बाबाड़ी की मंडी में पहुंचता है। इस अम्बाबाड़ी इलाके में काफ़ी भीड़ होती है। मंडी होने की वजह से यहाँ सुबह से शाम तक लोगों का हुजूम होता है। लेकिन शाम होते ही जैसे मंडी बंद होती है, लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और फिर यह अम्बाबाड़ी इलाका पूरी तरह सुनसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ मंडी है, कोई रहायशी इलाका नहीं है। अमन खान अम्बाबाड़ी के इस मंडी में पहुँचने के बाद इधर उधर घूमता है। अचानक उसकी नज़र एक बैंक पर जाती है। ये बैंक था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वो थोड़ी देर तक बैंक को देखता रहता है और तभी उसकी नज़र जाती है एक ज्वेलरी की दुकान पर, जिसका नाम था अंबिका ज्वेलर्स। और इसी अंबिका ज्वेलर्स से कुछ दूरी पर उसे एक और बैंक दिखता है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अमन खान कभी SBI को देखता, कभी सेंट्रल बैंक को, तो कभी अंबिका ज्वेलर्स को। अमन खान की आंखों में एक चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे उसकी मंजिल मिल गई हो। कुछ देर तक वो यूं ही इन तीनों जगहों को देखता रहा और फिर वो पहुंचता है यूपी के बुलंदशहर। बुलंदशहर पहुंचने के बाद वो मुलाकात करता है अपने 3 दोस्तों से। वो तीनों दोस्त भी इसी की तरह वक्त का मारा इधर उधर भटक रहा था। ये तीनों भी कर्जे में डूबे हुए थे। अमन खान अपने तीनों दोस्त से अपने प्लान के बारे में बात करता है और कहता है कि देखो, इसमें कोई ख़तरा नहीं है। हमारा प्लान फुल प्रूफ प्लान है और अगर हम अपने प्लान में कामयाब हो गए, हम लोगों का सारा कर्जा उतर जाएगा और फिर हमारी ज़िंदगी में ऐश ही ऐश होगा। इन तीनों दोस्तों को भी प्लान अच्छा लगता है, मगर अंदर ही अंदर ये डर भी रहे थे। अमन खान इन्हें भरोसा दिलाता है कि देखो, हमारे पास इसके अलावा कोई चारा है भी नहीं। तुम लोग टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, हम अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होंगे। अमन खान अपने दोस्तों को भरोसे में लेकर बुलंदशहर से जयपुर पहुंचता है। सबसे पहले रहने के लिए किराए का एक मकान लेता है। अमन खान ने रहने के लिए जो मकान लिया था वो इस अम्बाबाड़ी इलाके से कुछ दूरी पर था। किराए का मकान लेने के बाद ये चारों अम्बाबाड़ी मंडी पहुंचते हैं और इसी मंडी में एक दुकान ढूंढना शुरू करते हैं। SBI बैंक के इर्द गिर्द ये कई दुकानें देखते हैं, लेकिन इन्हें पसंद नहीं आता। दरअसल ये चारों एक ऐसी दुकान की तलाश में थे जिसके नीचे बेसमेंट बना हो। SBI बैंक से कुछ दूरी पर इन्हें एक बेसमेंट वाली दुकान मिलती है। दुकान के मालिक से बात करते हैं और कहते हैं कि इन्हें खाद की दुकान करनी है। 13,000 रुपये मंथली पर दुकान मालिक तैयार हो जाता है। जिस दुकान को इन्होंने किराए पर लिया था, ऊपर दुकान थी और नीचे एक 10 फीट गहरा बेसमेंट बना हुआ था। चूँकि इनका इरादा ठीक नहीं था और जो ये काम करने जा रहे थे उसमें कुछ भी हो सकता था, इसीलिए यहाँ आने से पहले इन चारों ने अपने फर्जी डॉक्यूमेंट भी बना लिए थे ताकि कुछ गड़बड़ भी हो तो ये पकड़े न जाएं। इन्होंने दुकान और मकान मालिक को जो डॉक्यूमेंट दिए वो सब फर्जी थे।
सबसे पहले इन्होंने दुकान की साफ सफाई कराई, मार्केट से कुछ खाद की बोरियां लाए और दुकान का उद्घाटन कर दिया। अब सवाल है कि बाकी चीज़ें छोड़कर इन्होंने खाद की दुकान ही क्यों किया? तो इसका जवाब ये है कि इस खाद की दुकान करने के पीछे भी इनका एक मकसद था। दरअसल इनकी दुकान में जो खाद आते थे वो बड़ी बड़ी बोरियों में भरकर आते थे, और इन बोरियों का क्या इस्तेमाल है वो कहानी में आगे पता चलेगा। अब सुबह सुबह ये दुकान आते, दिन भर दुकान चलाते और शाम को अपने रूम पर चले जाते। कुछ दिनों तक इनका यही मामूल रहा। इस दरमियान ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी जाते, बैंक के बारे में जानकारियां इकट्ठी करते कि बैंक में कितने स्टाफ हैं, कितने सिक्योरिटी गार्ड हैं, क्या रात के वक्त भी यहाँ सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। जब ये बैंक जाते इनके पास कोई न कोई बहाना ज़रूर होता, कभी अकाउंट खुलवाने के बहाने तो कभी किसी और बहाने से। हालांकि अकाउंट खुलवाने का इनका इरादा बिल्कुल भी नहीं था। बैंक जाते हुए इन्होंने एक बात का और ख्याल रखा। चूँकि बैंक में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे थे, इन्हें अच्छी तरह पता था कि सीसीटीवी कैमरे को लगाया ही जाता है क्राइम से बचने के लिए। तो जब भी ये बैंक जाते अपने चेहरे पर मास्क या कोई गमछा वगैरह ज़रूर डाल लेते, ताकि सीसीटीवी में इनका फेस क्लियर न दिखे और आगे कुछ गड़बड़ भी हो तो ये पकड़े न जाएं। रोज़ रोज़ एक ही शख्स बैंक नहीं जाता, कभी एक जाता, कभी दूसरा, कभी तीसरा, तो कभी चौथा। क्योंकि एक ही शख्स रोज़ रोज़ जाता तो भी लोगों को शक होता। एक रोज़ इनमें का एक शख्स जब बैंक जाता है तो बैंक में ही एक आदमी से पूछता है, क्या यहाँ लॉकर रूम है? हमें भी एक लॉकर लेना है। वो आदमी कहता है कि हाँ, यहाँ लॉकर रूम है, आप चाहे तो ले सकते हैं। ये शख्स पूछता है, क्या यहाँ का लॉकर सेफ है? आदमी कहता है, क्यों नहीं, हम बरसों से यहाँ के लॉकर का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ के लॉकर बिल्कुल सेफ हैं। फिर उस आदमी ने लॉकर का नक्शा भी बता दिया कि नीचे बेसमेंट में एक छोटा सा कमरा है, उसी कमरे में सारे लॉकर हैं। धीरे धीरे इन्होंने बैंक के बारे में सारी जानकारियाँ इकट्ठी कर ली और इनके प्लान का पहला चरण पूरा हो गया। भले ये चारों 10वीं फेल थे, लेकिन इनका दिमाग किसी पढ़े लिखे जानकार व्यक्ति से कम नहीं था। इस क्राइम को अंजाम देने के लिए इन्होंने पूरा रिसर्च किया था। चूँकि मंडी में इनकी दुकान थी तो इनके दुकान का एक नंबर भी था कस्टमर और अलग अलग व्यापारियों से बात करने के लिए। लेकिन इस दुकान वाले नंबर से ये कभी भी अपने जानने पहचानने वाले को कॉल नहीं करते, बस दुकान के लिए इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा जब भी ये अपनी दुकान पर या फिर रूम पर होते, ये अपने मोबाइल फ़ोन में सिम लगाकर नहीं रखते, बल्कि इनकी दुकान और मकान से कुछ दूरी पर एक जगह थी इंडिया गेट नाम से। अगर इन्हें कहीं फ़ोन करना होता तो ये इसी इंडिया गेट वाली जगह पर जाते, मोबाइल में सिम डालते और बात करने के बाद फिर मोबाइल से सिम निकाल लेते। चूँकि इन्हें अच्छी तरह पता था कि कई सारे लोग इस मोबाइल फ़ोन और लोकेशन वगैरह से भी पकड़े जाते हैं, इसीलिए इन्होंने मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल में भी बड़ी एहतियात से काम लिया। अब इनके प्लान का दूसरा चरण शुरू होता है। इनके दुकान के नीचे जो बेसमेंट था वो ऑलरेडी 10 फीट गहरा था, इसीलिए इन्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये 10 फीट गहरे बेसमेंट में थोड़ी बहुत और खुदाई करते हैं और फिर सुरंग बनाना शुरू कर देते हैं। ये रोज़ सुबह दुकान आते, सुबह से शाम तक खुदाई करते और फिर शाम को घर लौट जाते। चूँकि ये इलाका काफ़ी भीड़ भाड़ वाला था, दिन भर गाड़ियों की शोर और लोगों का हुजूम होता था और इन चारों ने भीड़ का फ़ायदा भी उठाया। जब ये खुदाई करते तो जाहिर सी बात है खुदाई करते समय कुछ आवाज़ें भी निकलती, लेकिन इन शोर शराबों के बीच खुदाई से निकलने वाली आवाज़ें छुप जाया करती। खुदाई करते समय इन्हें एक दिक्कत और आ रही थी। चूँकि इनकी खाद की दुकान थी तो कस्टमर किसी भी समय खाद लेने के लिए दुकान में चले आते और अंदर जो खुदाई चल रही थी, खुदाई की आवाज़ दुकान में बैठे लोगों को साफ तौर पर सुनाई दे रही थी। और अगर कोई कस्टमर ये आवाज़ें सुन लेता तो जाहिर सी बात है उन्हें शक हो जाता। लेकिन किसी भी कस्टमर को शक न हो, इन्होंने इसका भी इंतज़ाम पहले से कर लिया था। इन्होंने बेसमेंट में जहां पर खुदाई चल रही थी एक वाईफाई घंटी भी लगा दिया और इस घंटी का स्विच दुकान की काउंटर पर था। अब जैसे ही कोई कस्टमर दुकान में आता, ये एक बार घंटी बजा देते। एक बार घंटी बजाने का मतलब ये था कि खुदाई रोक दो, और जब कस्टमर दुकान से निकल जाते ये 2 बार बेल बजा देते। 2 बार बेल बजाने का मतलब ये था कि ख़तरा अब टल गया, तुम खुदाई शुरू कर दो। इनका टारगेट नंबर 1 था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इनके दाएं और बाएं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और अंबिका ज्वेलर्स थे, और इन सभी की दूरी इनकी दुकान से 300 मीटर की थी। खुदाई करने में इन्हें एक दिक्कत और आ रही थी। ऊपर से तो साफ तौर पर पता चल रहा था कि ये SBI है, ये सेंट्रल बैंक है और ये अंबिका ज्वेलर्स, लेकिन अंदर खुदाई करते समय इन्हें कैसे पता चले कि किस तरफ SBI है और किस तरफ अंबिका ज्वेलर्स। अंदर जो सुरंग बना रहे थे उस सुरंग की लाइन टेढ़ी न हो, इन्होंने इसके लिए कंपास और गूगल मैप जैसे ऐप का भी इस्तेमाल किया।
ये अपनी दुकान से कंपास लेकर SBI तक जाते और उसी हिसाब से ये सुरंग में भी कंपास लेकर चलते ताकि एग्जैक्ट लोकेशन से ये भटके नहीं। साथ ही सुरंग के अंदर ये गूगल मैप से भी पता करते कि ये किस दिशा में खुदाई कर रहे हैं। खुदाई करते समय जो मिट्टी निकलती उन मिट्टियों को ये उसी खाद के बोरे में डालकर दुकान में रखवा देते और जब मिट्टी की 8 से 10 बोरियां हो जाती ये ई-रिक्शा पर लदवाकर दूर दराज किसी खेत में फेंकवा देते और इस तरह किसी को शक भी नहीं होता। जाहिर सी बात है लोगों को यही लग रहा था कि इन बोरियों में खाद है। इनके खुदाई का तरीका ये था कि 2 लोग अंदर खुदाई करते और 2 आदमी ऊपर दुकान में बैठते और जब वो दोनों थक जाते तो ऊपर आ जाते और ये दोनों नीचे चले जाते। 4.5 महीने तक ये सुरंग खोदते रहे और अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तक पहुंचने में सिर्फ 12 फीट रह गए थे। तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी इन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। बैंक लूटने के लिए इन्होंने जो तारीख चुनी वो 26 जनवरी की थी। 2023 में फ्राइडे को 26 जनवरी पर रहा था। 26 जनवरी को सारे बैंक बंद होते हैं। सैटरडे संडे वैसे भी बैंक बंद रहते हैं, तो चोरी के लिए इनके पास पूरे 3 रोज का समय था। 25 जनवरी तक इन्होंने इतना सुरंग खोद दिया कि SBI के लॉकर रूम में दाखिल होने के लिए सिर्फ 12 फीट की खुदाई बच गई थी और तभी इस मंडी में आलू लेने के लिए 3 ट्रक आती है। तीनों ट्रक में आलू लोड किया जाता है। अब इन तीनों ट्रक को आलू लेकर मंडी से बाहर निकलना है, लेकिन जैसे ही यह आलू से भरे ट्रक रोड के उस हिस्से पर पहुंचती है जिसके नीचे से इन्होंने सुरंग बनाया था, ट्रक का एक पहिया नीचे की तरफ धंस जाता है। ड्राइवर पूरी कोशिश करता है ट्रक को बाहर निकालने की, मगर ट्रक का पहिया धीरे धीरे ज़मीन में धंसता ही जा रहा था। जिसके बाद जिस जगह ट्रक का पहिया धंसा था, पहिए के आगे और पीछे से थोड़ी बहुत मिट्टी हटाई जाती है, लेकिन पहिया और धंसता ही जा रहा था। हर मुमकिन कोशिश के बाद भी जब ट्रक नहीं निकलता, तब क्रेन के जरिए ट्रक को बाहर निकाला जाता है। तब तक पहिया धंसकर सुरंग के मुहाने तक पहुंच चुका था। ट्रक बाहर निकल जाता है, लेकिन गड्ढे से थोड़ी बहुत सुरंग नजर आ रही थी। लोगों को लगता है शायद कोई नाला वगैरह छूट गया हो, इसीलिए पहिया अंदर धंस गया। लेकिन जब 1-2 आदमी अंदर की तरफ झांकते हैं तो पता चलता है कि ये सुरंग तो बहुत आगे की तरफ जा रहा है। सुरंग के अंदर खुदाई की सारी चीजें मौजूद है, फावड़ा, कंपास और बाकी दूसरे औजार भी। लोगों को लगता है ये क्या है, कहीं अंग्रेजों के ज़माने का कोई ख़जाना तो नहीं। 1-2 आदमी सुरंग के अंदर घुसते हैं तो अंदर का नज़ारा ही अलग था। अंदर पूरा सुरंग खोदा जा रहा है। इस सुरंग का एक सिरा SBI की तरफ जा रहा है तो दूसरा सिरा खाद की दुकान की तरफ। इसी दरमियान पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस मंडी पहुंचती है और अपने तरीके से जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि ये सुरंग तो बैंक के लॉकर रूम की तरफ जा रहा है। चूँकि ये सुबह सुबह का समय था तो अमन खान अभी अकेला ही दुकान पर था, बाकी के 3 लोग अभी रूम पर ही थे। जैसे ही सुरंग का राज खुला, अमन खान ने इन तीनों को फ़ोन कर दिया कि सुरंग का राज खुल चुका है, तुम फ़ौरन निकल लो। इधर अमन खान भी पुलिस के आने से पहले ही फरार हो गया। अब पुलिस खाद के दुकान में पहुंचती है, लेकिन यहाँ तो कोई है ही नहीं। फिर पुलिस एक चाय वाले से पूछती है। चाय वाला कहता है कि अभी तो यहीं था, लेकिन आपके आने से पहले ही भाग गया। चाय वाला अमन खान का पूरा हुलिया बताता है और घंटे से 2 घंटे के अंदर ही पुलिस अमन खान को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन वो तीनों फरार हो जाते हैं। पुलिस जब सुरंग के अंदर घुसी तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पहले पुलिस को सुरंग के 2 मुहाने और मिले। एक अंबिका ज्वेलर्स की तरफ जा रहा था तो दूसरा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ। जब पुलिस ने अमन खान से पूछताछ की तब उसने पूरी कहानी सुनाई और SBI से पहले सुरंग के 2 और मुंह खोलने के राज भी बताए। अमन खान ने बताया, हमारा प्लान ये था कि जब इतनी मेहनत कर ही रहे हैं तो क्यों न एक लंबा हाथ मारा जाए। यानी इन लोगों का इरादा SBI को लूटने के बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और अंबिका ज्वेलर्स को भी लूटने का था और इसीलिए इन्होंने SBI से पहले सुरंग के 2 मुंह और खोल दिए थे। प्लान तो इन्होंने ज़बरदस्त बनाया था और अगर मंडी में ये ट्रक ना आती तो शायद ये अपने प्लान में कामयाब भी हो जाते, लेकिन एक आलू से भरे ट्रक ने इनके पूरे प्लान पर पानी फेर दिया। जब ये कहानी लोगों के सामने आई तो लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि एक 10वीं फेल आदमी इस तरह की प्लानिंग कैसे कर सकता है। दिमाग तो था, लेकिन उस दिमाग का उन्होंने सही इस्तेमाल नहीं किया। अगर ये इस दिमाग का अच्छे कामों में इस्तेमाल करते तो शायद इस चोरी की नौबत ही नहीं आती। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी एक ऐसी चोरी की जो अंजाम से पहले ही इख्तिताम तक पहुंच गया। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।